बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान पर। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम हेलो किसान, और जिस कार्यक्रम में हम करते हैं अपने किसान भाइयों की खेती किसानी को आसान और उनकी समस्याओं का समाधान। कार्यक्रम में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हेलो किसान कार्यक्रम में आपकी समस्याओं के समाधान को हम इस कार्यक्रम में शामिल करते हैं, और आपकी भूमिका इस कार्यक्रम में सबसे अहम होती है, क्योंकि आप अपने सवाल पूछते हैं और लाइव इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके सवालों के जवाब दिए जाते हैं। हेलो किसान के इस कार्यक्रम के माध्यम से अलग अलग विषय हम लेकर आते हैं। वो अलग अलग विषय कौन से होते हैं, आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज कौन से विषय को लेकर हम हाजिर हुए हैं और कौन से विषय को लेकर आपकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। तो नजर डालते हैं आज के विषय पर। हेलो किसान में आज हम सबसे पहले बात करेंगे दो महत्वपूर्ण विषयों पर। तो पहला विषय रहेगा वो रहेगा कृषि शिक्षा एवं स्वरोजगार। तो ये पहला विषय रहेगा, और साथ ही दूसरा विषय रहेगा लोबिया फसल प्रबंधन। लोबिया फसल का प्रबंधन कैसे करना है, कैसे इससे आप अच्छी पैदावार ले सकते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अब इन दोनों विषय से जुड़े कौन से सवाल आपके हैं जो आपको पूछने हैं और किस माध्यम से पूछने हैं, 3 माध्यमों से आप इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। पहला है टोल फ्री नंबर का इस्तेमाल करके। टोल फ्री नंबर आप नोट कर सकते हैं 1800-113060, 1800-113061। ये दोनों नंबर आपके लिए खुले हुए हैं। इन नंबरों का इस्तेमाल करते हुए आपको 2 बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। जब आप फ़ोन करें तो अपने टेलीविज़न की आवाज़ को कम रखें, साथ ही आपके फ़ोन में पर्याप्त नेटवर्क हो ताकि एक बेहतर संवाद को स्थापित किया जा सके और आपकी समस्या का समाधान सुगम तरीके से किया जा सके। इसके अलावा जिन किसान भाइयों का फ़ोन नहीं लग पा रहा है, आप व्हाट्सअप कर सकते हैं हमें। आप व्हाट्सअप नंबर नोट कर लीजिए 8800520717। व्हाट्सअप करते समय भी आपको 2 बातों का ध्यान रखना है कि आप जहां से अपना सवाल लिख रहे हैं उस सवाल के साथ अपना नाम, जगह का नाम लिखना ना भूलें। साथ ही साथ आप तीसरा माध्यम आप इस्तेमाल कर सकते हैं ईमेल आईडी का। आप ईमेल आईडी भी नोट कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। तो इन 3 माध्यमों का इस्तेमाल कीजिए। आपके इन दोनों विषय से जुड़े आपके कोई भी सवाल हैं, कोई भी समस्या का समाधान आप चाहते हैं आपकी खेती किसानी आसान हो, तो आप सीधा इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं। अब वक्त हो गया है इस कार्यक्रम में जो शामिल होते हैं हमारे कार्यक्रम के एक्सपर्ट्स, यानी कि इस कार्यक्रम की आन बान शान। तो आइए उनसे मिलवाते हैं। सबसे पहले आपको डॉक्टर प्रवीण कुमार जैन जी, आपका बहुत स्वागत है। आप निदेशक हैं कृषि विद्यापीठ इग्नू नई दिल्ली से। इसके साथ ही आज हमारे साथ दूसरे खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं, डॉक्टर जयवीर तोमर जी। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। आप प्रोफेसर हैं, हेड शस्य विज्ञान विभाग जेवी महाविद्यालय बागपत उत्तर प्रदेश से। आपका भी बहुत स्वागत है सर इस कार्यक्रम में। तो चर्चा की शुरुआत हम करते हैं सबसे पहले डॉक्टर जयवीर तोमर जी से। डॉक्टर जयवीर तोमर जी, अगर हम बात करें लोबिया फसल प्रबंधन को लेकर। लोबिया एक ऐसी फसल है जिसको किसान भाई हरे चारे के इस्तेमाल कर सकते हैं, खाद के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर हम बात करें इन दोनों फसलों को लेकर क्या कुछ इसमें आगे हो सकता है, लेकिन उससे पहले मैं रुक करना चाहूँगा डॉक्टर प्रवीण कुमार जैन जी का। डॉक्टर प्रवीण कुमार जैन जी, अगर हम बात करें कृषि शिक्षा एवं स्वरोजगार की, कृषि शिक्षा की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले यही जहन में आता है कि आप खेती किसानी कैसे करें। तो क्या ये कृषि शिक्षा सिर्फ खेती किसानी तक सीमित है या इसका अर्थ कुछ और भी है? कृषि शिक्षा में बहुत बड़ा विषय है एक्चुअली। खेती किसानी तो एक महत्वपूर्ण आधार है कृषि का और कृषि शिक्षा का, लेकिन कृषि शिक्षा में वो सब क्षेत्र आते हैं जिसमें किसान की इकोनॉमी, किसान का बाजार, किसान के खेती के तरीके, और साथ ही साथ किसान से कंज्यूमर तक हमारा जो उत्पादन, किसान का उत्पादन बाजार तक, कंज्यूमर तक कैसे पहुँचता, वो सारी चीज़ें इसमें आती है। तो इसमें हम किसान की बात कर सकते हैं, किसान के खेत की बात कर सकते हैं, उसमें किसान को कैसे खाद बीज मिलता है, किस तरह के सोच रहे, कहाँ से खरीदना चाहिए, उनको टेक्नोलॉजी कहाँ से मिलती, तकनीकी का ज्ञान कहाँ से मिलता है, वो सब उसमें आते हैं। साथ ही साथ उसमें किसान जो बाज़ार के थ्रू जिससे किसानों की आमदनी होती है उसकी सब वो भी उसमें आते हैं। साथ ही साथ जो हम पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट की बात करते हैं जिससे के द्वारा किसान को ज़्यादा आमदनी होने की संभावनाएं हैं, और उसमें काफ़ी हम कृषि आधारित उद्योग धंधे भी लगा सकते हैं। वो सब चीज़ें कृषि शिक्षा में आती है जी। तो ये सभी चीज़ें कृषि शिक्षा में आती हैं, और कैसे कृषि शिक्षा के जरिए कृषि को बढ़ावा दिया जा सकता है और कैसे कृषि से जुड़े जो लोग हैं या फिर इस क्षेत्र से जुड़ना चाहते हैं उनके लिए क्या संभावना है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले इस विषय से जुड़ी हुई एक रिपोर्ट देख लेते हैं।
क्षेत्र के विस्तार के लिए गांव के युवा अपने अपने आइडिया को लेकर आगे आए हैं। कृषि में नई नई तकनीकों के विकास के कारण अब युवा भी कृषि में काफी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। तो कृषि शिक्षा में क्या संभावनाएं हैं और किस तरीके से इससे जुड़कर आप तमाम ऐसे अवसर हैं जिसका इस्तेमाल कर आप खेती किसानी में या फिर कृषि के क्षेत्र में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं, इसकी झलक एक रिपोर्ट के जरिए हमने समझने की कोशिश की। आगे बढ़ते हैं, अपने दूसरे विषय की तरफ रुख करते हैं जो कि लोबिया फसल प्रबंधन की बात करते हैं। डॉक्टर तोमर जी का रुख करते हैं। डॉक्टर तोमर जी, साल में 2 बार इस फसल की बुआई हम कर सकते हैं। जून जुलाई समय है, दूसरा समय है फरवरी मार्च। अगर बात करें जून जुलाई, जो समय नज़दीक आ गया है, इस समय किसान भाई क्या तैयारियां शुरू कर दें जिससे उनको अच्छी फसल मिले और फसल की बर्बादी ना हो, और जैसे खेत की तैयारी होती है, बीज उपचार करना है या बीज की उपलब्धता पहले से सुनिश्चित कर लें, कहाँ से लें, क्या मुख्य बिंदु होते हैं जिसका ध्यान रखें किसान भाई? सबसे पहले तो किसान भाई ये समझें कि ये लोबिया की फसल किस किस उद्देश्य से हम उगा सकते हैं। तो लोबिया की फसल जो है वो दाने के लिए, सब्जी के लिए, चारे के लिए और हरी खाद के लिए भी जो है लोबिया की फसल को उगाया जाता है। साथ ही इसको हम अंतर फसल के रूप में भी ले सकते हैं, ज्वार के साथ ले सकते हैं, अरहर के साथ ले सकते हैं। इसके उससे क्या होगा कि अगर हम अंतर फसल में लेंगे इसमें, तो उसमें खरपतवार नियंत्रण का कार्य भी ये करती है, क्योंकि ये बड़ी तेज़ी से बढ़ती है। साथ ही इसमें एक खूबी और है कि ये जहाँ पे पानी कम है, यानी शुष्क क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों के लिए भी ये जो फसल जो है वो बहुत ही उपयुक्त है। साथ ही इसके अगर पोषक मान की बात करें तो इसको वेजिटेटिव मीट का मतलब संज्ञा दी गई है, क्योंकि इसमें इतने पोषक तत्व होते हैं, जैसे प्रोटीन इसमें 23.6%, कार्बोहाइड्रेट दाने में 60% और वसा जो है 1.3%। इसके अलावा जो सब्जी के लिए हम जब इसको उगाते हैं तो उसमें 4-5% जो है प्रोटीन मिलती है, 80% कार्बोहाइड्रेट और फैट जो है 0.5% के करीब जो है इसमें मिल जाता है। तो इतनी इम्पोर्टेंट फसल जो है ये लोबिया की है, तो इसे आप अगर उगाएं तो जो है वो अच्छा होगा जी। तो इससे आप क्या क्या फ़ायदा ले सकते हैं, इसको भी हमने समझा है, और आगे इसमें क्या संभावना है, क्या आप कितनी खेती कर सकते हैं, उसका बाजार मूल्य किस प्रकार से मिलता है, खेत की तैयारी कैसे करनी है, इन विषयों को भी समझेंगे। लेकिन उससे पहले इस विषय से भी जुड़ी एक रिपोर्ट आइए देख लेते हैं। ऑक्सीडिमेटॉन मिथाइल 0.1% या डाइमेथोएट 0.3% 650 से 700 लीटर पानी में मिलाकर प्रति हेक्टेयर 3 से 4 छिड़काव करने चाहिए। कटाई व मड़ाई को देखें तो जब 80% से अधिक फलियां पक जाएं तो हंसिए की सहायता से कटाई कर लेनी चाहिए। देर से कटाई करने पर फलियों से दाने चटकने की आशंका रहती है। लोबिया की नरम और कच्ची फलियों की तुड़ाई नियमित रूप से 4 से 5 दिनों के अंतराल पर करें। तो लोबिया की फसल प्रबंधन किस प्रकार से करनी है, किन बातों का ध्यान रखना है, इस रिपोर्ट के जरिए हमने समझने की कोशिश की है। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। एक बार फिर से डॉक्टर प्रवीण कुमार जैन जी का रुख करते हैं। डॉक्टर प्रवीण जैन जी, हमारे देश में मुख्यतः हम देखते हैं जब
बच्चे युवा वर्ग में होते हैं या शिक्षा की तरफ होते हैं, 10वीं 12वीं करने के बाद ज़्यादातर बात होती है कि इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है या किसी अन्य व्यवसाय से जुड़ना है। लेकिन जब इसी दिशा में अगर हम बात करते हैं कृषि से जुड़ने के लिए, तो क्या लगता है आपको कि किस चीज़ की कमी की वजह से या जागरूकता नहीं है कि कृषि से जुड़कर लोग व्यवसाय की तरफ नहीं जाना चाहते या कृषि शिक्षा को महत्व नहीं दे रहे हैं? और इस जो गैप है इसको हम कैसे ब्रिज कर सकते हैं, और क्या कृषि शिक्षा की से जुड़कर उसी लेवल पे पहुंचा जा सकता है जिस लेवल पे डॉक्टर्स और इंजीनियर्स का व्यवसाय या उस रोजगार की बात अगर हम करें तो क्या उस स्तर का सक्सेस इस क्षेत्र में देखने को मिल सकता है? नहीं, आपका सवाल बहुत ही वाजिब है। और हम देखते हैं कि युवा पर्टिकुलरली हम देखते हैं कि इंजीनियरिंग के साइड में जाते हैं या साइंस, प्योर साइंस सब्जेक्ट लेते हैं, लेकिन अब लास्ट 5 सालों की बात करें तो एक रिवर्स ट्रेंड स्टार्ट हो रहा है। समय के साथ हम देख रहे हैं कि कृषि क्षेत्र में काफ़ी संभावनाएं आ रही है और उसको लोगों ने थोड़ा सोचा है कि कृषि क्षेत्र में क्या क्या कर सकते हैं। हमने देखा है कि बहुत अच्छे ग्रेजुएट जो IIMs और वहाँ से भी ग्रेजुएट करके IIT से पास होकर के एग्रीकल्चर सेक्टर में आ रहे हैं, क्योंकि स्टार्टअप एक्टिविटीज एग्रीकल्चर में इतनी ज़्यादा संभावना है, क्योंकि एक भारत देश ऐसा देश है वहाँ अपार संभाव है। खासकर कृषि के क्षेत्र में देखें, वहाँ विभिन्न तरह की हमारे जलवायु कंडीशन से मृदा डिफरेंट तरह की है, पानी की भरपूर अवेलेबिलिटी भी है हमारे देश में है, तो उस संभावना और कितनी तरह की क्रॉप्स हम लगा सकते हैं कृषि के सेक्टर में। फसलें, बहुत तरह की फसलें हैं, तो हमारे किसान के खेत में बहुत ज़्यादा संभावना है। साथ ही साथ किसान के खेत में जो उत्पादन के लिए जो आवश्यक इनपुट्स चाहिए, जैसे खाद चाहिए, फर्टिलाइजर चाहिए, पेस्टिसाइड्स चाहिए, वहाँ पर भी बिजनेस की बहुत संभावना है। साथ में जो उत्पादन के बाद से जो हमारे उपभोक्ता तक जो हमारा जो किसान का एक जो उत्पादन पहुँचता है, उस चेन में, उस सप्लाई चेन मैनेजमेंट में इतनी ज़्यादा संभावना है, तो उसको लोगों ने रियलाइज़ किया है और इसलिए नए जो युवा वर्ग का अब धीरे धीरे और ध्यान एग्रीकल्चर की तरफ आकर्षित हो रहा है और उसके कई सारे सक्सेसफुल केसेज और अवेलेबल है हमारे पास। तो और आपने जो क्वेश्चन बोला था कि प्रश्न ये पूछा था कि क्या जो इंजीनियरिंग और दूसरे सब्जेक्ट में बच्चे मूव कर जाते हैं उसके बराबर, उस मैं बोलूँगा उससे भी ज़्यादा संभावना है कृषि के क्षेत्र में। कृषि के क्षेत्र में ये संभावना है कि हम अपना खुद का रोजगार प्राप्त करते हैं, साथ ही साथ दूसरों को रोजगार हम दे सकते हैं। इतनी संभावनाएं कृषि क्षेत्र में है। जी, तो ये तमाम संभावना है। डॉक्टर तोमर जी का रुख करते हैं। डॉक्टर तोमर जी, जैसे जून के महीने में उचित समय माना जाता है बुआई को लेकर, अब तो उसमें सबसे पहला किसी भी फसल को अच्छा उत्पादन लेने के लिए आप किस भूमि का चयन कर रहे हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। लोबिया फसल की अगर हम बात करें, भूमि का चयन किस प्रकार से करने, क्या देख के करना चाहिए, और भूमि की तैयारी यानी कि खेत की तैयारी किस प्रकार से करें जिससे अच्छा फसल उत्पादन हो सके? लोबिया के लिए जो भूमि है वो ना तो अधिक अम्लीय होनी चाहिए और ना क्षारीय होनी चाहिए। इसके लिए पीएच जो है 7.5 पीएच वाली बलुई दोमट भूमि जो है वो अच्छी मानी जाती है। साथ में जो है उसमें उचित जल निकास, क्योंकि अगर इसमें पानी भूमि में रुक गया तो उसके बाद इसमें विभिन्न रोग जो है लग जाएंगे, तो भूमि में पानी नहीं रुकना चाहिए। ऐसे क्षेत्रों का चुनाव करना चाहिए जहाँ पे वर्षा ज़्यादा ना होती हो। तो ये तो ध्यान रखना चाहिए इसमें भूमि संबंधी। और जलवायु का ये है कि इसमें जो है जब जून के प्रथम सप्ताह से 15 जुलाई तक जो है हम इसकी बुआई जो है वो कर सकते हैं। जी, खेत की तैयारी करने के लिए क्या विधि होनी चाहिए? खेत की तैयारी जो है सबसे पहले हमें जो है मिट्टी पलट हल से जुताई करनी चाहिए, उसमें 2 बार उसको क्रॉस जुताई कर दें। उसके बाद जो है हम कल्टीवेटर या उसको जो है अच्छी तरीके से महीन कर लें मृदा को जो है। उसके बाद पाटा लगाकर खेत को समतल कर लें। पाटा लगाना इसलिए ज़रूरी है कि खेत जो है समतल हो जाए। अगर उसमें कहीं मतलब समतल नहीं हुआ तो जहाँ पे समतल नहीं होगा वहाँ पे पानी ज़्यादा आ जाएगा और जहाँ ऊंचा होगा वहाँ पे पानी नहीं जाएगा, जिससे जो है उसमें फिर बाद में जहाँ पे नमी ज़्यादा मिलेगी पौधे को तो वहाँ जो है बीमारियों का प्रकोप होगा, और जहाँ पे पानी कम होगा वहाँ पे जो है पौधों को पूरे पोषक तत्व नहीं मिलेंगे, क्योंकि पौधा जो है पानी की उपस्थिति में ही जो है पोषक तत्व जो है वो ग्रहण करता है। तो उस खेत को समतल कर लेना बेहद ज़रूरी है। जी, तो खेत की तैयारी करने के समय आपको इन बातों का ध्यान रखना है। फिलहाल एक दर्शक हैं फोन लाइन के जरिए हिमाचल से जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। राकेश जी हैं शिमला हिमाचल प्रदेश से। राकेश जी, आपका स्वागत है, सवाल पूछिए। जी राकेश जी, सवाल पूछिए। और मेरा सवाल ये है कि हिमाचल प्रदेश में जो कृषि शिक्षा है उसके लिए लोन कितने % मिलता है, और हमें लोन मिल सकता है जो जिनकी आय कम है,
और दूसरा सवाल ये है, जो लोबिया की फसल है और हिमाचल में इसकी खेती कैसे करें? जी डॉक्टर तोमर जी, पहले तो आप बताइए कि हिमाचल प्रदेश में क्या ये लोबिया की खेती कर सकते हैं, और कर सकते हैं तो कैसे करें? हाँ, हिमाचल प्रदेश में लोबिया की खेती कर सकते हैं जब तापक्रम जो है, दिन का तापक्रम 27 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास हो और रात का तापक्रम जो है 22 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास हो, तो आप इसकी जो है बुआई कर सकते हैं, क्योंकि इस तापमान पर इसका जो है अंकुरण अच्छा होगा। तो इस समय आप इसकी बुआई कर लें। इसके बाद फिर आप जो है बीज जो है वो कहीं प्रमाणित जगह से लें, किसी अच्छे राज्य विश्वविद्यालय या उससे लें, और वहाँ पे जो है खेती कर सकते हैं हिमाचल में इसकी। जी, तो राकेश जी, आप हिमाचल में खेती कर सकते हैं। और दूसरे सवाल के लिए रुख करते हैं डॉक्टर जैन जी का। डॉक्टर जैन जी, जो मध्यम वर्ग है या गरीब वर्ग है वो कृषि शिक्षा से जुड़ना चाहता है, तो जिस तरह से इनका सवाल था कि क्या कोई लोन की व्यवस्था है सरकार द्वारा, कृषि विभाग द्वारा? जरूर लोन की व्यवस्था, पूरी व्यवस्था है कृषि शिक्षा के लिए भी, लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी है कि जो पालमपुर में हॉर्टिकल्चर की यूनिवर्सिटी है, ज़्यादा फीस एग्रीकल्चर कृषि शिक्षा के लिए ज़्यादा फीस नहीं देनी पड़ती है, जैसे हम प्राइवेट एग्रीकल्चर, प्राइवेट इंजीनियरिंग के कॉलेज में या मेडिकल कॉलेज में जाएंगे तो आपको लोन की मुझे नहीं लगता कि ज़रूरत पड़ेगी। एक बार वहाँ जाके विजिट कीजिए, अपने पास में जो भी आपके पास जो भी एग्रीकल्चर कॉलेज है वहाँ जाके बात कीजिए कि कितनी फीस है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको लोन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप फिर भी लोन की ज़रूरत है तो आप बैंकों से संपर्क कर सकते हैं। जी, तो राकेश जी, आपकी समस्या का समाधान डॉक्टर प्रवीण कुमार जैन जी ने, डॉक्टर तोमर जी ने कर दिया। फिलहाल यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार कुछ और महत्वपूर्ण पहलुओं पर जानेंगे। आप बने रहें, देखते रहें कार्यक्रम हेलो किसान। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन, जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा, ये बात है। हाँ, क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो, आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ, तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर तोमर जी का एक बार फिर से रुख करते हैं। डॉक्टर तोमर जी, खेत की तैयारी की बात हमने कर ली है, लेकिन मैं आपके पास आऊँ, वो एक दर्शक हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं फोन लाइन के जरिए, उनका रुख कर लेते हैं। नंदस्वरूप मिश्रा जी हैं बाराबंकी उत्तर प्रदेश से। नंदस्वरूप जी, आपका स्वागत है, सवाल पूछिए। मैं जानना ये चाहता हूँ, लोबिया फसल हम लोग लेते हैं तो सब्जी के लिए लेते हैं, दूसरी दाल के लिए लेते हैं, तो दाल वाली हमारी लोबिया है, इसको हमको कितनी बार तोड़ना चाहिए? इसकी जो जड़ें होती हैं, पत्तियां होती हैं, हमको खेत में कैसे मिलाना चाहिए जिससे हमारा खेत भी मजबूत हो सके? जी डॉक्टर तोमर जी। लोबिया की जो फसल है वो उसकी जड़ों में ग्रंथि पाई जाती है, जो वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन होती है उसका भूमि में स्थिरीकरण करती है। तो इसमें जो पत्तियां आपने पूछी है कि पत्तियां कैसी मिलाई जाए, पत्तियां इसमें जो है वो निकलती रहती हैं और वो खेत की कटाई के बाद ही आप उसको भूमि में मिला सकते हैं। दूसरा प्रश्न क्या था इनका? जी नंदस्वरूप मिश्रा जी, आपका दूसरा सवाल क्या था? कितनी बार तुड़ाई कर सकते हैं? हाँ, कितनी बार तुड़ाई कर सकते हैं? तो तुड़ाई इसकी जो है आप 3 से 4 बार जो है इसकी तुड़ाई करनी पड़ती है। जी, डॉक्टर नंदस्वरूप मिश्रा जी, आपकी समस्या का समाधान डॉक्टर तोमर जी ने किया है। फिलहाल डॉक्टर जैन जी का रुख करते हैं। डॉक्टर जैन जी, अगर मान लीजिए कोई बालक है या कोई विद्यार्थी है, 12वीं उसने कंप्लीट कर ली है, 12वीं के बाद उसके लिए आगे के रास्ते किस प्रकार से होने चाहिए? कृषि शिक्षा से अगर जुड़ना चाहता है वो कहाँ जाके संपर्क करे, क्या क्या कोर्सेज अवेलेबल हैं, कि थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। देखो, 2 तरह की शिक्षा पद्धति अभी हम कृषि शिक्षा में है। एक तो पारंपरिक शिक्षा पद्धति जहाँ हम एग्रीकल्चर के कॉलेजेज है और एग्रीकल्चर कॉलेज में जाकर बीएससी एग्रीकल्चर कर सकते हैं, बीएससी हॉर्टिकल्चर कर सकते हैं, बीएससी फिशरीज कर सकते हैं, जिस एरिया में आपका इंटरेस्ट है उस तरह का बीएससी। उसके अलावा आजकल नए तरह के कोर्सेज और एग्रीकल्चर में आ रहे हैं। अगर आप नौकरी की तरफ नहीं जाना चाहते और खुद का व्यवसाय करना चाहते हो या उद्योग धंधे लगाना चाहते हो
तो उसके लिए बहुत सारे डिप्लोमा प्रोग्राम, सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स भी आ गए। तो उसमें क्या करते हैं, जो डिप्लोमा प्रोग्राम और सर्टिफिकेट प्रोग्राम है वो एक स्पेसिफिक जो हमारा क्षेत्र है, जैसे पोल्ट्री में है या डेयरी में है, बी कीपिंग है, तो इस तरह की जो पोल्ट्री फार्मिंग करना चाहते हो तो इस तरह के बहुत सारे क्षेत्र आ गए। अगर वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, तो उस तरह के डिप्लोमा प्रोग्राम्स भी आ गए। सेरिकल्चर का प्रोग्राम है, तो इस तरह के बहुत सारे प्रोग्राम है जिसमें आप 6 मंथ का और 1 ईयर का प्रोग्राम भी कर सकते हैं। और उससे क्या होगा कि आप उन डिप्लोमा प्रोग्राम्स और सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स में क्या होता है कि उसमें कंप्लीट जो सारी जानकारी, पूर्ण जानकारी उसमें देते हैं कि वो क्षेत्र क्या है, उसकी व्यवसाय, उसमें व्यवसाय का कितना स्कोप है आपके पास, क्या क्या किस तरह के साधन चाहिए, किस तरह की ह्यूमन रिसोर्सेज, मैन पावर उसमें चाहिए आपको, लगाने के लिए कितनी ज़मीन चाहिए, वो सारी जानकारी तकनीकी कहाँ से मिल पाएगी, अगर तकनीकी आपके पास ऑलरेडी आप जानते हैं तो, और क्या क्या उसमें मार्केट कितना अवेलेबल है, वो पूरी जानकारी हम उस जो 6 मंथ और 1 ईयर के प्रोग्राम में देते हैं। दूसरा ऑप्शन जो हम बीएससी एग्रीकल्चर कर सकते हैं, पूरे इंडिया में हर स्टेट में स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज है, कुछ सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज भी है, तो वहाँ के उनके एडमिशन का टेस्ट होता है, तो वहाँ पे एडमिशन टेस्ट दीजिए। और बहुत सारे कॉलेज है, करीब मान लो हमारे 700-800 एग्रीकल्चर के कॉलेज हैं पूरे इंडिया में, तो वहाँ पे एडमिशन लेकर और 4 साल का बीएससी प्रोग्राम होता है, तो उसके बाद काफ़ी नौकरी की संभावनाएं भी काफ़ी है। साथ ही साथ आजकल जो हमारा सिलेबस है बीएससी एग्रीकल्चर का, वो वैसे भी उद्योगों की तरफ हमने थोड़ा सा उसको धीरे धीरे चेंज करें, तो उसमें भी आपको काफ़ी संभावना है कि कौन से क्षेत्र में उद्योग आप लगा सकते हैं, फार्मर्स से कैसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, तो वो सारी संभावनाएँ आजकल हम देते हैं। जी, तो अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर नहीं करना चाहते, 4 साल का 3 साल का समय आपके पास नहीं है, तो आप डिप्लोमा करके भी 6 महीने का 1 साल का भी करके आप उसमें आगे बढ़ सकते हैं। फिलहाल एक दर्शक हम कर लेते हैं, विपिन सागर है मध्य प्रदेश से। विपिन जी, आपका स्वागत है, सवाल पूछिए। जी नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर मेरे 2 सवाल हैं, कृषि शिक्षा के बारे में ही जानना चाह रहे थे। पहला सवाल सर ये था कि अगर कोई व्यक्ति कृषि शिक्षा प्राप्त करना चाहता है तो क्या इसके लिए कोई उम्र भी निश्चित की गई है कि कोई उम्र भी होनी चाहिए या फिर कभी भी कृषि शिक्षा की पढ़ाई कर सकता है? और दूसरा सवाल सर ये था कि कृषि शिक्षा में अगर कोई व्यक्ति डिग्री या डिप्लोमा पा लेता है और प्राइवेट मतलब सरकारी नौकरी नहीं भी लगती है, तो प्राइवेट में क्या क्या चांस रह सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा और बताएं। जी, डॉक्टर प्रवीण कुमार जैन जी। जो डिप्लोमा और सर्टिफिकेट प्रोग्राम, इनमें कोई उम्र की कोई सीमा नहीं है। उनका उद्देश्य ये है कि जब भी आपको मन किया कि मेरे को कोई उद्योग धंधा लगाना है, रिटायरमेंट के बाद में भी बहुत से लोग आ रहे हैं, तो कि हम अब कृषि के क्षेत्र में, मेरे गांव में ज़मीन है, मैं वहाँ जाकर कुछ कृषि के क्षेत्र में कुछ करना चाहता हूँ, तो वो और फिर वो सीखते हैं, मतलब तो उसके लिए ट्रेनिंग भी ले सकते हैं और साथ में छोटे कोर्स भी कर सकते हैं, बड़े कोर्स भी कर सकते हैं, मतलब बड़ी लंबी ड्यूरेशन के साथ, तो वो सारी पूरी संभावना है। और जो डिप्लोमा और सर्टिफिकेट से रिलेटेड प्रोग्राम आप करना चाहते हैं, तो उसमें ऐसा नहीं कि बहुत सारी संभावना है। आपका इंटरेस्ट एरिया किस में है, आपका जैसे एनिमल हस्बेंड्री में आपका मतलब पशुपालन में है, तो उससे रिलेटेड डेयरी टेक्नोलॉजी का प्रोग्राम हमारे इग्नू में भी अवेलेबल है, तो वो 1 ईयर का प्रोग्राम है, तो उसमें कंप्लीट जानकारी, कैसे मिल्क प्रोडक्शन की बात करते हैं, दुग्ध उत्पादन की बात करते हैं, उसकी प्रोसेसिंग कैसे करेंगे, चिलिंग सेंटर में कितना टेम्परेचर रहता है, वो पेमेंट का तरीका कैसे है, वो सब चीज़ें हम सिखाते। साथ ही साथ में अगर आपको डेयरी में इंटरेस्ट है तो कैसे प्रोडक्ट पनीर बनाया जा सकता है, खोआ कैसे बनता है, घी कैसे बनता है, वो सारी चीज़ें हम सिखाते हैं। तो उसको करने के बाद में आप अपना रोजगार, मुझे पता है, अच्छी तरह से कर सकते हैं। जी, साथ ही साथ डॉक्टर प्रवीण जैन जी, इनका दूसरा सवाल ये भी था कि किसी के पास डिग्री डिप्लोमा है भी और उसकी सरकारी नौकरी नहीं लग पाई किसी कारणवश, उसने बहुत प्रयास किया या फिर कोई व्यवस्था नहीं बन पाई, तो वो प्राइवेट सेक्टर में अगर कोई नौकरी तलाश रहा है तो उसके लिए क्या संभावना है? क्या कोई ऐसा बोर्ड है या कोई ऐसी एप्लीकेशन है या कोई ऐसी व्यवस्था है जिसके जरिए आप वहाँ जाके अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ आपका सिलेक्शन हो जाए? देखो, कृषि के क्षेत्र में जो बहुत सारी कंपनियां हैं, वो खासकर सीड से, बीज से रिलेटेड हमारी कंपनियां हैं, फर्टिलाइज़र की कंपनियां हैं, पेस्टिसाइड्स की कंपनियां, ये तो जो इनपुट, जो कृषि क्षेत्र में इनपुट की जरूरत होती है जो खेती करने के लिए, उनमें बहुत सारी कंपनियां हैं। साथ ही साथ उत्पादन के बाद में पोस्ट हार्वेस्ट फूड प्रोसेसिंग की बहुत सारी कंपनियां हैं, तो उसमें वैल्यू एडिशन से रिलेटेड जो प्रोडक्ट बनते हैं, जिसको आजकल कंज्यूमर प्रेफर भी करते हैं, सीधा रेडी टू ईट फूड बनते हैं। बिल्कुल, तो उस तरह की बहुत सारी कंपनियां हैं और अपार संभावना है, बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट भी है। जी, एक दर्शक है, उनका रुख कर लेते हैं। सुशांत कुमार हैं उड़ीसा से। सुशांत जी, आपका स्वागत है, सवाल पूछिए। हेलो जी सुशांत जी, सवाल पूछिए।
लोबिया के उन्नत किस्म क्या है उसी के बारे में जानना था। जी, अपना सवाल दोहराइए। लोबिया के उन्नत किस्म क्या है उसी के बारे में जानना था। डॉक्टर जयवीर तोमर जी। लोबिया की उन्नत किस्म जो है, आप जो है इसमें ऐसे समझें कि जो दाने के लिए अगर ले रहे हैं तो उसके लिए पूसा संपदा, पूसा श्रेष्ठा, सवर्णा, रंभा, और इसके अलावा जो है पूसा फागुनी। और अगर आप चारे के लिए ले रहे हैं तो यूपीसी 222, यूपीसी 225, यूपीसी 228। इसके अलावा अगर आप इसको अगर आप सब्जी के लिए ले रहे हैं तो उसमें है पूसा कोमल, पूसा बरसाती, पूसा ऋतुराज, पूसा दो फसली और पूसा गोमती। तो आप किस उद्देश्य के लिए ले रहे हैं तो वो उसका इसमें से चुनाव कर सकते हैं आप। जी, डॉक्टर जयवीर तोमर जी, जैसे ये उड़ीसा से फ़ोन कर रहे हैं, तो क्या हमारे देश के सभी राज्यों में, जैसे आपने बताया कि कई ऐसे जगह पे होती है जहाँ पर हम लोबिया की खेती नहीं कर सकते हैं, तो क्या हर राज्यों में, हर ज़िले में इन सभी किस्मों की उपलब्धता हम सुनिश्चित कह सकते हैं कि हम सुनिश्चित करें? इसमें जैसे ये चारे वाली है यूपीसी 222, इसको जो है हम सभी जगह ले सकते हैं। इसके अलावा C26 एक किस्म है, उसको हम उड़ीसा में भी ले सकते हैं। जी, तो सुशांत जी, आप इस तरीके से आप अगर जो आपका उद्देश्य है उसके हिसाब से आप फसल का चुनाव कर सकते हैं। डॉक्टर तोमर जी, एक चीज़ आप और हमने देखी इस बार के बजट में भी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने इस चीज़ को संबोधित करते हुए कहा कि हम भारत को दालों के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। लोबिया को अगर दालों के रूप में देखें तो इसका योगदान दलहन क्षेत्र में किस प्रकार से है, और हमारे किसानों को क्या दलहनी क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए लोबिया की फसल का योगदान देखते हैं आप, और क्या हम किसानों को प्रेरित करें कि लोबिया की फसल को भी और दालों के प्रारूप से उगाना चाहिए? लोबिया की फसल जैसे मैंने बताई कि भाई कई उद्देश्यों के लिए उगाई जाती है। दाने के लिए भी उगाई जाती है, सब्जी के लिए भी उगाई जाती है, चारे के लिए भी उगाई जाती है, और इसके अलावा जो है इसका हरी खाद के लिए भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो और इस सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जो है पोषक तत्व बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। इसके अलावा जहाँ पे पानी की कमी है वहाँ भी इसे उगा सकते हैं। तो इसमें बहुत सारी संभावनाएं हैं, क्योंकि बहुत सी जगह पानी के साधन नहीं है या वर्षा पे आधारित खेती होती है। तो वहाँ पे अगर हम लोबिया उगाएंगे तो उससे जो है मतलब बिना पानी के भी जो है हम इसको उगा सकते हैं। लेकिन यह है कि अगर एक दो बारिश हो जाए तो उन क्षेत्रों के लिए भी जो है ये फसल जो है उपयुक्त है। जी, डॉक्टर जैन जी का रुख करते हैं। डॉक्टर जैन जी, तमाम बातों के साथ साथ अगर हम ये भी जानने की कोशिश करें कि आपने देखा होगा कि अब हमारी जो खेती है वो टेक्निकल होती जा रही है। तकनीक जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, एक समय था जब हम बैलों से खेती करते थे, फिर धीरे धीरे समय बदला, ट्रैक्टर का इजाद हुआ, आज ड्रोन से भी हम सिंचाई करते हैं, खरपतवार नियंत्रण करते हैं, दवाइयों का छिड़काव करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जिस तरीके से तकनीक उन्नत कर रही है और टेक्निकल क्षेत्र से जुड़े हुए जो लोग हैं खेती की किसानी से जुड़ना चाहते हैं, लेकिन वो टेक्निकल चीज़ों में ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, मशीनरी से ज़्यादा अटैचमेंट उनका रहता है। तो इस क्षेत्र से जो जुड़े हुए लोग हैं या इस क्षेत्र से जुड़ना चाहते हैं कि हम खेती जो करना चाहते हैं, मतलब एग्रीकल्चर से जुड़ना तो चाहते हैं, लेकिन सिर्फ टेक्निकल चीज़ों में हमारा इंटरेस्ट है, तो टेक्निकल के जरिए हम एग्रीकल्चर में क्या अपना इन्वेस्टमेंट दे सकते हैं? और अगर इस तरह का कोई व्यक्ति है, कोई इसमें रुचि लेना चाहता है, तो उसके लिए क्या कोई प्रोग्राम है, कोई डिप्लोमा, कोई डिग्री, या फिर इस तरह से कोई आगे बढ़ सकता है? देखो, बहुत सारे डिप्लोमाज प्रोग्राम है, सर्टिफिकेट प्रोग्राम है। जैसे हम हमारे इग्नू में स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर है, कृषि विद्या, वहाँ पर हम बात करें सर्टिफिकेट प्रोग्राम से, सर्टिफिकेट इन ऑर्गेनिक फार्मिंग, सर्टिफिकेट इन बी कीपिंग, सर्टिफिकेट इन सेरिकल्चर, इस तरह के बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, सर्टिफिकेट इन वाटर हार्वेस्टिंग एंड मैनेजमेंट, सर्टिफिकेट इन पोल्ट्री फार्मिंग। तो ये इस जैसे 5 सर्टिफिकेट प्रोग्राम हमारे हैं, इस 6 मंथ ड्यूरेशन के प्रोग्राम में। और इसमें क्या है कि आपको 6 महीने वहाँ पर उपस्थित होना जरूरी नहीं है। हमारे प्रोग्राम की खास बात यह है कि 6 महीने वहाँ पर जहाँ पढ़ाई करें वहाँ उपस्थित होना जरूरी नहीं। आप 4-5 दिन जब आप कोई भी जो काम करें, काम करके फिर शनिवार और रविवार को आप जाकर जो भी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है वो सीख सकते हैं। और जो मेन जो प्रिंसिपल है, जो थ्योरी की पार्ट है, वो हम बुक्स के थ्रू और ऑनलाइन क्लासेज और जहाँ ज़रूरत होती है क्लासेज भी हम स्टडी सेंटर पर करवाते हैं। तो इस तरह के ऑप्शन। इसी तरह डिप्लोमा प्रोग्राम वो होते हैं 6 मंथ के, वो 1 ईयर के प्रोग्राम होते हैं। तो वो एक आप इंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, उद्यमी बनना चाहते हैं, तो उन कंडीशन में उनके लिए हमने एक कंप्लीट पैकेज बना रखा है। तो स्टार्टिंग वहाँ रॉ मटेरियल की बात करते हैं, उसमें कोई साइंस लगती है उसको भी सिखाते हैं, उसमें जो इंजीनियरिंग लगती है, कोई मशीन आती है उसको भी सिखाते हैं, वो सारी। और फिर उस साथ में अगर
आपको सीख गया और आपको वाकई में उद्यमी बनना है तो प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं, प्रोजेक्ट का इवोल्यूशन बैंक के द्वारा कैसे होता है, उसका मूल्यांकन कैसे, वो उसको हम सिखाते हैं। फिर मार्केटिंग के एस्पेक्ट उसमें सिखाते, तो वो कंप्लीट एक पैकेज हम देते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो भी बहुत से अभी क्या हो रहा है कि सब लोगों के पास हम बेसिकली हम ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़े हुए लोग हैं और शहरी क्षेत्रों में आगे थोड़े दिनों बाद लगता है कि ग्रामीण क्षेत्र में हमारे पास ज़मीन भी है। तो जो शहरी क्षेत्र के लोगों का रुझान हो गया, कई बार हमारे पास फ़ोन आते हैं कि सर हमें थोड़ा सा हमारे पास ज़मीन है और हम गांव में कुछ करना चाहते हैं तो कैसे सीख सकते हैं। तो इस तरह के प्रोग्राम्स, डिप्लोमा की बात करें तो हमारे पास मीट टेक्नोलॉजी का प्रोग्राम है और ये डेयरी टेक्नोलॉजी का प्रोग्राम है, वैल्यूडेड प्रोडक्ट्स फ्रॉम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का प्रोग्राम है, वाटर शेड का प्रोग्राम है, हॉर्टिकल्चर का प्रोग्राम है। बागवानी में अगर आप सीखना चाहते हो, बागवानी आप करना चाहते हो तो हॉर्टिकल्चर का 1 ईयर का प्रोग्राम है। तो इस तरह के प्रोग्राम्स हमारे काफ़ी साथ ही साथ अगर आप और अच्छे उद्यमी बनना चाहते हैं और तो एक हमारे पास एग्री बिजनेस मैनेजमेंट का प्रोग्राम है। एग्री बिजनेस मैनेजमेंट का प्रोग्राम हमारे 2 तरह के प्रोग्राम हैं। एक तो 1 ईयर का पीजी डिप्लोमा इन एग्री बिजनेस है और उसके साथ साथ अभी हमने रिसेंटली स्टार्ट कर दिया है MBA इन एग्री बिजनेस मैनेजमेंट। तो वो पूरे 2 साल का प्रोग्राम है और उसमें कंप्लीट जो मैनेजमेंट के कंसेप्ट है वो और उनको एग्रीकल्चर के सेक्टर में कैसे यूज कर सकते हैं, एग्री बिजनेस में कैसे यूज करते हो, और एग्रीकल्चर की मार्केटिंग और नॉर्मल मार्केटिंग अलग है, एग्रीकल्चर का बिजनेस मैनेजमेंट और नॉर्मल बिजनेस मैनेजमेंट। क्योंकि एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा रिस्क होती है, अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा होती है, जोखिम की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती है एग्रीकल्चर। तो दोनों का मैनेजमेंट अलग है। तो मैंने प्रोडक्शन का मैनेजमेंट अलग है, साथ साथ मार्केटिंग का, क्योंकि हमारे जैसे वेजिटेबल्स फ्रूट्स की बात करें उनकी पेरिसिबिलिटी वो जल्दी खराब हो जाते हैं, तो उनका मैनेजमेंट अलग है, उनकी मार्केटिंग के तरीके अलग है। तो वो सब चीज़ों को हमने कवर किया है MBA एग्री बिजनेस मैनेजमेंट प्रोग्राम में। जी, तो इस तमाम इस तरह के प्रोग्राम भी चलाए जा रहे हैं जिसके ज़रिए जिसमें आपका इंटरेस्ट हो आप उसमें भी जुड़कर एग्रीकल्चर के सेक्टर में अपना भविष्य संवार सकते हैं। फिलहाल यहाँ वक्त एक और छोटे से ब्रेक का आप बने रहें, देखते हैं कार्यक्रम हेलो किसान। डीडी किसान ने कर ली है तैयारी, यहाँ मिलेगी पशुपालन की हर एक जानकारी, घर आंगन से लेकर व्यवसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से पशुपालक बिल्कुल ना हो परेशान, विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर प्रवीण जैन जी का एक बार फिर से रुख करते हैं। डॉक्टर प्रवीण जी, कृषि क्लिनिक और कृषि व्यवसाय केंद्र योजना सरकार द्वारा शुरू की गई थी कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के आर्थिक विकास के लिए और उनके विकास के लिए। थोड़ा सा इस योजना के बारे में बताइए। इस योजना का केंद्र बिंदु क्या है, इसका उद्देश्य क्या था, कैसे इससे लोग जुड़ सकते हैं और क्या लाभ इससे मिल सकता है? देखो, ये एग्री क्लिनिक की बहुत ही अच्छी एक स्कीम गवर्नमेंट ने बनाई है और ये काफ़ी सक्सेसफुल स्कीम रही है। बहुत वर्षों से ये लगातार चल रही है। और उसमें क्या होता है, जो एग्रीकल्चर के ग्रेजुएट है जो खुद अपना व्यवसाय करना चाहते हैं और जो रैली में वो कृषि क्षेत्र में योगदान करना चाहते हैं, उनके लिए ये स्कीम है। और उसमें क्या कहते हैं, जो BSc डिग्री वो कंप्लीट करके आते हैं तो गांव में आकर और अपने खुद से या एक समूह बनाकर एक तरह से एग्री क्लिनिक उसको बोलते हैं या हम उसको सूचना केंद्र भी बोल सकते हैं। तो उसमें क्या करते हैं कि आप किसानों को टेक्नोलॉजी की बता सकते हैं, उनकी कोई समस्या का समाधान कर सकते हैं। साथ ही साथ जो कृषि से रिलेटेड जो तो भी इनपुट है, खाद बीज, वो भी आप सेल कर सकते हो। तो इस तरह का एक एग्री क्लिनिक कंसेप्ट गवर्नमेंट ने द्वारा काफ़ी सक्सेसफुल रहा। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि सब्सिडाइज्ड लोन भी अवेलेबल है। तो आप जैसे 5 लोगों का ग्रुप बना के कर रहे हैं या सिंगल, तो उसके बेसिस पर एक लिमिट बना रखिए तो आप लोन भी प्राप्त कर सकते हैं अपना व्यवसाय स्थापित करने के। तो एक बेसिकली एक कृषि क्षेत्र के युवाओं को रोजगार देने के लिए और साथ ही साथ कृषि क्षेत्र में शिक्षित लोगों को इन्वॉल्व करने के लिए, कृषि के विकास में शिक्षित लोगों को इन्वॉल्व करने के लिए, ताकि जो उन्होंने सीखा है उसको किसानों तक पहुंचा सके। तो उस उद्देश्य से एक एग्री क्लिनिक स्कीम स्टार्ट की थी। जी, तो इस स्कीम के जरिए अगर आप कोई जुड़ना चाहता है तो कैसे जुड़ सकता है और इसमें क्या प्रोसेस क्या है? तो उसमें बेसिकली आपको 3 महीने का एक छोटा सा ड्यूरेशन कोर्स करना पड़ता है। मैनेज इसका बेसिकली नोडल एजेंसी है मैनेज हैदराबाद।
तो उसके थ्रू आपको एक 3 महीने का एक थोड़ा सा ट्रेनिंग लेना पड़ता है और बेसिकली उसमें कैसे कम्युनिकेशन से रिलेटेड मतलब उनको कैसे मतलब वो जो मैनेजमेंट की जानकारी है उनको दे दी जाता है कि कैसे किसानों से संपर्क कर सकते हैं, उस स्कीम का प्रोजेक्ट कैसे बना सकते हैं, वो सब जानकारी दे के आप एक अपना व्यवसाय स्टार्ट कर सकते हैं और आप मैनेज से संपर्क कर सकते हैं और इसमें बैंक के थ्रू आप लोन भी प्राप्त कर सकते हैं। जी, डॉक्टर तोमर जी का रुख करते हैं। डॉक्टर तोमर जी, खेत की तैयारी भी हो गई, बीजों का आपने किस्में जो बताई आपने, किस्मों का चयन भी हमने कर लिया। अब बात करते हैं कि बीज दर 1 एकड़ के प्रति कितनी होनी चाहिए या हेक्टेयर के प्रति कितनी होनी चाहिए, और साथ ही साथ बीज उपचार इसमें कितना महत्वपूर्ण होता है। अब इसमें हम बीज दर की बात करते हैं तो हम किस उद्देश्य के लिए ले रहे हैं, जैसे अगर हम चारे के लिए ले रहे हैं जी, तो उसमें 40 से 45 किलो प्रति हेक्टेयर हम बीज रखेंगे, और अगर हम दाने के लिए ले रहे हैं तो उसमें 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हम बीज रखेंगे, और सब्जी के लिए भी इतने 20 से 25 किलोग्राम बीज दर हम रखेंगे। अब रही बीज उपचार की बात, तो बीज उपचार को मैं विस्तार से बताना चाहूँगा कि बीज उपचार जो है हमें सबसे पहले जो है कवकनाशी से करना चाहिए। कवकनाशी में आप कैप्टान ले लें, थीरम ले लें या वीटावैक्स ले लें, उसकी 2.5 से 3 ग्राम मात्रा प्रति केजी के हिसाब से आपका बीज का उपचार करें। उसके बाद जो है आप जो है इंसेक्टिसाइड से बीज का उपचार करेंगे। उसमें आप इमिडाक्लोरोपिड एक दवाई आती है, उसकी 3 ml प्रति केजी के हिसाब से उसका उपचार करेंगे, या डाईमेथियोएट 8 ml प्रति केजी के हिसाब से उससे भी उपचार जो है कर सकते हैं। और जब हम इन दोनों से उपचार कर लेंगे उसके बाद हम जो है कल्चर से उपचारित करेंगे। कल्चर से उपचारित करने के लिए जो है सबसे पहले आप जो है बीज, मान लिया आपको कल को बुआई करनी है तो 1 दिन पहले ही हमें उससे जो है उपचारित करना पड़ता है, क्योंकि अगर ज़्यादा पहले कर देंगे तो फिर वो जीवाणु जो है मर जाएंगे जी। तो उसके लिए हम ऐसा करेंगे, सबसे पहले जो है हम बीज ले लेंगे और उसमें पानी लेके 500 मतलब आधा लीटर पानी ले लेंगे, उसमें 50 ग्राम गुड़ लेके उसकी चाशनी बना लेंगे, फिर उसको बिल्कुल ठंडा कर लेंगे, और ठंडा करने के बाद उसमें जो है एक पैकेट आता है 200 ग्राम का इसका राइजोबियम का, राइजोबियम मिश्रण इसमें जो जीवाणु है वो प्रयोग करेंगे। राइजोबियम मिश्रित लेते हैं इसमें, तो उसका हम प्रयोग करेंगे, वो उसमें मिला लेंगे। मिलाने के बाद फिर उसका हम जो है बीज 10 किलो बीज के लिए ये जो मात्रा मैंने बताई कि भाई वो 10 किलो बीज के लिए पर्याप्त होगी, और उसके ऊपर उसको लेप चढ़ा देंगे उसका। फिर उसको ये ज़रूरी है कि आप उसको छाया में सुखाएं, या जितनी जल्दी से जल्दी हो सके उसका जो है आप तुरंत ही जो है उसकी बुआई कर दें, ताकि जीवाणु जो है वो कम से कम मरे। इसमें एक और ध्यान रखने वाली बात है, अगर आपने बीज जो है अपना है तो आपको ये तीनों प्रोसेस करने पड़ेंगे, और अगर आपने बीज जो है किसी राज्य विश्वविद्यालय से लिया है या किसी सर्टिफाइड एजेंसी से लिया है तो उसमें कवकनाशी से और इंसेक्टिसाइड से ऑलरेडी जो है बीज उपचारित मिलेगा। आपको केवल जीवाणु कल्चर से ही जो है उसे उपचारित करना पड़ेगा। तो ये इसमें बीज उपचार से संबंधी ये चीज़ें आप जो है इसमें ध्यान रखें। जी डॉक्टर तोमर जी, बीज उपचार की जब आपने बात कर ही रहे हैं, तो अगर हम बात करें प्राकृतिक खेती के दृष्टिकोण से, अगर लोबिया की खेती की जाए उसमें क्या प्रक्रिया रहती है, और प्राकृतिक खेती के जरिए अगर हम लोबिया की खेती करते हैं और इस प्रकार की खेती करते हैं तो क्या उत्पादन में भी कमी देखने को मिलती है या समान उत्पादन मिलता है? नहीं, उत्पादन में अगर प्राकृतिक खेती की बात करें तो उसमें हमें जो है हम मतलब सीधे जो है कल्चर से बीज का उपचार करेंगे, और उससे जो है चूँकि उससे नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए वो ज़रूरी है, तो उससे पौधा जो है वायुमंडल से जो नाइट्रोजन है वो अपने आप ही पौधे की जो जितनी ज़रूरत है उसकी भी पूर्ति कर देगा। साथ में आने वाली जो फसल हम उसमें लेंगे उस खेत में, उसके लिए भी वो अवशेष नाइट्रोजन जो है वो पौधा छोड़ के जाएगा। तो इस प्रकार से आप प्राकृतिक खेती के माध्यम से अगर लोबिया की खेती करना चाहते हैं या फिर बीज उपचार कैसे करना है, इन बातों का आप ध्यान रख सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें डॉक्टर तोमर जी, अब बात करते हैं खाद और सिंचाई। खाद कितनी मात्रा में, कितने समय में, फसल की अवस्था के अनुसार देना चाहिए या बुआई करने बाद दे दिया? बताना चाहूँगा। और सिंचाई की क्या विधि रहती है? खाद के लिए इसमें जो नाइट्रोजन की सबसे पहले खाद के लिए है कि मिट्टी की जांच करा लेनी चाहिए जी। सबसे अच्छा तो यही है कि मिट्टी की जांच करा ले, वहाँ से जो भी संस्तुति आए कि भाई नाइट्रोजन इतनी चाहिए, फास्फोरस इतनी चाहिए, पोटास इतना चाहिए, या जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं उनकी कमी है तो वो कौन कौन से हैं वो सब रिकमेंडेशन आ जाएगी। उसके अनुसार आप जो है इसमें खाद
डालें। लेकिन किसी वजह से अगर आपने मिट्टी की जांच नहीं कराई है तो फिर विभिन्न वैज्ञानिकों द्वारा जो संस्तुत मात्राएं हैं आपको उनका प्रयोग करना चाहिए, जिसमें नाइट्रोजन जो है 20 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से देनी चाहिए और फास्फोरस जो है 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से देनी चाहिए और पोटाश जो है 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से देनी चाहिए और सल्फर भी इसमें 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से जो है संस्तुति की गई है, क्योंकि अब मृदाओं में सल्फर की कमी भी जो है हो रही है। इसके लिए हमें जो है जो नाइट्रोजन है वो हम यूरिया से इसकी पूर्ति कर सकते हैं। साथ में जो पोटाश है वो सिंगल सुपर फास्फेट से हमें देनी चाहिए डीएपी के मुकाबले, क्योंकि सिंगल सुपर फास्फेट में हमें जो सल्फर है और कैल्शियम है, सल्फर की मात्रा की पूर्ति भी जो है सिंगल सुपर फास्फेट से हो जाएगी और पोटाश जो है हम यूरिया पोटाश से भी दे सकते हैं, पोटेशियम सल्फेट से भी दे सकते हैं। साथ में एक और ध्यान रखने की बात यह है कि ये जो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश, इनकी तीनों की मात्राएं जो हैं वो हमें भूमि की तैयारी के ही समय दे देनी चाहिए, क्योंकि बाद में तो नाइट्रोजन पौधा जो है वो वायुमंडल की नाइट्रोजन जब वो ग्रहण करेगा तो अपने आप उसकी पूर्ति कर लेता है। तो तीनों तत्व यानी सारे के सारे हमें बुआई के समय ही इसकी प्रयोग कर लेनी चाहिए, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश की सारी मात्राएं। जी डॉक्टर तोमर जी, अगर बात करें सिंचाई की व्यवस्था को लेकर, क्या बुआई से पहले सिंचाई करें, बुआई के कितने दिन के बाद सिंचाई करें और फसल कटाई से पहले यानी तुड़ाई जो हम करने वाले हैं उससे कितने दिन पहले सिंचाई करनी चाहिए? सिंचाई की जो विधि है ये कितनी महत्वपूर्ण है और फ्लडिंग तरीका होना चाहिए कि ड्रिप के माध्यम से सिंचाई करें? सिंचाई की अगर हम बात करें तो वो जो है अगर हम बसंतकालीन फसल ले रहे हैं तो उसमें सिंचाई की संख्या ज़्यादा लगती है, यानी कि 4-5 सिंचाई लग जाती हैं और बारिश हो जाए तो उससे उस टाइम भी अगर बारिश हो जाए तो मतलब बारिश अगर होगी तो उससे जो है सिंचाई की संख्या कम हो जाएगी। बिल्कुल। और ऐसे ही जब वर्षा ऋतु में लगेंगे, अगर मान लिया प्रॉपर रूप से वर्षा हो रही है 15-20 दिन के अंतर से तो सिंचाई की कोई जरूरत ही नहीं रहेगी, लेकिन अगर नहीं हो रही है तो फिर सिंचाई की आवश्यकता पड़ेगी। साथ में सिंचाई के लिए ये बेहद ध्यान रखने की बात है कि 2 क्रांतिक अवस्थाएं होती हैं सिंचाई की, यानी कि उस समय अगर हमने पानी की कमी होगी तो उसमें फसल की उपज पे विपरीत प्रभाव पड़ेगा। तो फसल की जो क्रांतिक अवस्थाएं हैं, यानी कि जिस समय खेत में नमी होनी ही होनी चाहिए, अगर उस समय नमी की कमी होगी तो फसल जो है वो उपज बहुत कम होगी। तो वे अवस्थाएं हैं इसमें फूलाने के समय और फलियों में दाना भरने के समय, यानी इन 2 अवस्थाओं में आप ये जरूर देख लें कि भाई उसमें खेत में नमी होनी चाहिए। तो ये सिंचाई के बारे में ये आप जो है तो लोबिया की फसल में सिंचाई पद्धति किस प्रकार से होनी चाहिए, इसको भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और सबसे महत्वपूर्ण इसमें बात जो है डॉक्टर तोमर जी ने पहले भी बताई थी कि जल निकासी की व्यवस्था आप सुनिश्चित करें, तभी आपको अच्छी फसल मिल पाएगी। डॉक्टर प्रवीण कुमार जैन जी का रुख करते हैं। डॉक्टर प्रवीण जैन जी, अगर हम बात करें RKVY योजना को लेकर, इसने भी कहीं ना कहीं कृषि के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को बहुत रफ्तार दी है। बहुत से ऐसे सफल उद्यमी हम देखते हैं हमारे इस कार्यक्रम में, कई बार इस तरह के उद्यमी आते हैं जिन्होंने बताया भी है कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के जरिए हमें सरकार द्वारा मदद मिली, हमें जानकारियां मिली और आज हम एक सफल उद्यमी के तौर पर अपने आप को स्थापित कर चुके हैं। RKVY का कितना बड़ा महत्वपूर्ण रोल रहा है इस पूरे सिस्टम को बदलने में, लोगों की विचारधारा को बदलने के लिए, और आज जो इसके परिणाम देखने को मिल रहे हैं इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखो, RKVY जो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, ये सेंटर सेक्टर स्कीम है, वहाँ पर फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट से होती है। बिल्कुल। हालांकि जो इम्प्लीमेंटेशन है वो सब राज्य सरकार के थ्रू ही होता है, लेकिन ये बेसिकली एक बहुत ही अच्छी स्कीम है। उसमें जो कृषि तकनीकी उसका निर्माण होता है, साथ ही साथ उसका प्रसार भी होता है। प्रसार का मतलब उसको किसानों तक कैसे पहुंचाया जा सकते हैं। और उसमें सबसे बड़ी जो RKVY में सबसे बड़ी बात है वो कुछ अलग से मिशंस बनाए, जैसे पल्सेस का मिशन, ऑयल शील्ड का मिशन। उस तो वो मिशन का क्या है कि जैसे हम जो हमारे दलहनी फसलों के उत्पादन में हम इंपोर्ट करना पड़ता है, आयात करना पड़ता है। अभी भी उत्पादन हमारा काफ़ी बढ़ रहा है, लेकिन अभी भी हमारे रिक्वायरमेंट के उस लेवल पर हम नहीं पहुंच पाए, तो अलग से मिशंस बनाए। ऑयल शीट का तिलहनी फसलों के लिए मिशन बनाया। तो इस तरह से अलग अलग से मिशन बना के, और साथ ही साथ वो तकनीकी का जो विकास हो रहा है, साथ से साथ उसको कैसे किसानों तक पहुंचाया जा सकता है, इस पर काफ़ी उसमें फोकस है। मतलब वो उसको केंद्रित किया है ताकि हम अल्टीमेट उद्देश्य ये कि जिस क्षेत्र का मिशन है वहाँ पर उत्पादन बढ़े, ये उसका मुख्य उद्देश्य है। जी डॉक्टर जैन जी, साथ ही साथ अगर हम देखें कि हमारी जो GDP है उसमें ओवरऑल जो कृषि क्षेत्र का योगदान है वो 18% के आसपास है। अगर हम ग्रामीण विकास को इससे जोड़ें तो क्या आपको लगता है कि ग्रामीण विकास उस रफ्तार से हो रहा है जिस रफ्तार से GDP में एग्रीकल्चर का भाग है? और दूसरी बात, जो कृषि शिक्षा की ज़रूरत है ये ग्रामीण विकास को मजबूत करने के लिए कितनी ज़रूरी है
और कितना बदलाव अब ग्रामीण विकास में देखने को मिल रहा है कृषि शिक्षा के जरिए? देखो, हम जब जीडीपी की बात करते हैं तो 18% के आसपास उसका कंट्रीब्यूशन है, लेकिन हम ये देखें कि उसका कंट्रीब्यूशन जो एब्सोल्यूट मात्रा में बात करें तो कृषि क्षेत्र का कंट्रीब्यूशन कम नहीं हो रहा है। दूसरे क्षेत्रों की में जो वृद्धि हो रही है वो ज़्यादा हो रही है, ज़्यादा फास्ट हो रही है, मतलब तो लेकिन कृषि क्षेत्र की अपनी एक वृद्धि लगातार कंटिन्यूस चल रही है। और जो खासकर जब समस्या आती है, जैसे कोरोना के पीरियड में हम देखा, कृषि क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जिसमें हमेशा ग्रोथ हुई है, पॉजिटिव ग्रोथ हुई है। बिल्कुल। तो कृषि क्षेत्र में हमेशा एक सतत विकास हमने हमारे कृषि क्षेत्र में किया है। इसीलिए तो हमने देखा कि कई सारे कीर्तिमान कृषि क्षेत्र में बने हैं धीरे धीरे। और हम देखें कि हम खाद्यान्न उत्पादन बढ़ गया है, दलहनी फसलों का उत्पादन बढ़ा है, तिलहनी फसलों का मत्स्य पालन में नंबर, पोल्ट्री फार्मिंग, जो हमारा जो दुग्ध उत्पादन में हम नंबर वन है। तो हम कृषि क्षेत्र में ये सारा विकास हुआ है, ये वृद्धि हुई है, उसमें कृषि शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि इस कृषि शिक्षा के द्वारा जो हमारे अनुसंधान केंद्र है, जहाँ पर जो तकनीकी का विकास हुआ है, उन तकनीकों को हमारा उद्देश्य ये कि किसानों तक पहुँचाया जा सके। तो वहाँ पर कृषि शिक्षा और कृषि प्रसार ये दो ही मुख्य साधन हैं जिनको हम किसानों को वो सब नॉलेज जो जानकारी हम पहुँचा सकते हैं। इसलिए कृषि शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान है। जी, तो ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए और ग्रामीण विकास की जो रफ्तार है उसमें भी कृषि शिक्षा ने बहुत बड़ा योगदान ग्रामीण विकास की बात करें तो हम देखेंगे अभी भी पॉपुलेशन ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें, उनका एक मुख्य आधार कृषि है। और कृषि के साथ साथ आजकल ये थोड़ा परिवर्तन ये आ गया कि कृषि से आधारित उद्योग धंधे भी धीरे धीरे ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे हैं। तो क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र को युवाओं को भी वो सब सुविधाएं चाहिए जो शहरी क्षेत्र के युवाओं को मिलनी चाहिए। तो उनका उद्देश्य ये होगा कि हम कृषि क्षेत्र में रहते हुए, ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हुए हमारे आमदनी बढ़ानी है। तो आमदनी बढ़ाने के लिए कृषि आधारित उद्योग धंधों की तरफ ग्रामीण युवा धीरे धीरे जा रहा है। जी, तो कहीं ना कहीं ग्रामीण विकास भी कृषि शिक्षा के जरिए हो पा रहा है। और पहले के समय से अगर तुलना की जाए तो आज बहुत परिवर्तन आ रहा है, क्योंकि आप देखेंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों में हर एक चीज़ मुहैया की जा रही है और ग्रामीण क्षेत्र के जो युवा हैं वो बढ़ चढ़कर इस अवसर को समझकर अपने जीवन की जो राह है उसको कृषि क्षेत्र से जुड़कर अपने भविष्य को संवार रहे हैं। फिलहाल यहाँ वक्त तो क्या छोटे से ब्रेक के उस पार कुछ और महत्वपूर्ण बातें हम जानेंगे अपने एक्सपर्ट से। आप बने रहें, देखते रहें कार्यक्रम हेलो किसान। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत कार्यक्रम हेलो किसान में। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, डॉक्टर तोमर जी का रुख करते हैं। डॉक्टर तोमर जी, इन सभी तैयारियों के बाद जैसे खाद की तैयारी, खेत की तैयारी हमने कर ली, बीज दर से सुनिश्चित कर लिए, बीजोपचार कर लिए, सिंचाई कर ली, खरपतवार भी नियंत्रण अगर कर लिया जाए तो उसके बाद अब बात आती है कि फसल की तुड़ाई करना कितना महत्वपूर्ण है। खरपतवार आप थोड़ा सा बताइएगा, इसके साथ साथ ये भी बताइए कि फसल की तुड़ाई करने की जो अवधि है उसको कैसे बचाने की बिल्कुल अब फसल हमारी तुड़ाई करने को तैयार है, और तुड़ाई करने का समय सुबह होना चाहिए या शाम को होना चाहिए, दोपहर में होना चाहिए, किस प्रकार से होना चाहिए? खरपतवार प्रबंध की अगर हम बात करते हैं तो लोबिया की फसल चूंकि अपने आप तेजी से बढ़ती है और पूरी भूमि को जो है ढक लेती है, तो बाद में इसमें खरपतवार ये अपने आप ही नष्ट कर देती है। लेकिन शुरुआत में जब हम इसकी बुआई करते हैं तो उस समय खरपतवारों का प्रकोप हो सकता है। उसके लिए आप कोई भी अंकुरण पूर्व खरपतवार नाशी का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे पेंडिमेथालिन 3.3 लीटर 700 से 800 लीटर पानी में मिलाकर अगर उसका हम बुआई के तुरंत बाद या 1-2 दिन
बाद तक उसका प्रयोग कर लें तो उससे जो है अधिकांश खरपतवार जो है नष्ट हो जाते हैं। साथ में अगर फिर भी खरपतवारों का प्रकोप आपको दिखाई दे रहा है तो उसमें हाथ से खुरपी एक निकाल दें, तो फिर इससे जो है संपूर्ण अर्ली स्टेज में जो खरपतवार फसल को परेशान कर रहे हैं वो जो है पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे, और बाद में फसल जो है अपने आप तेज़ी से बढ़ती है तो वो सब खरपतवारों को जो है अपने आप ही जो है नष्ट कर देती है। जी, तुड़ाई की विधि और तुड़ाई का समय कितना महत्वपूर्ण है इस फसल के लिए? तुड़ाई का हमें यह है कि अगर हम सब्जी के लिए ले रहे हैं तो उस समय हम फलियों को जो है हरी अवस्था में तोड़ेंगे जी। लेकिन अगर आप दाने के लिए ले रहे हैं तो उस समय जो है आप जो है एक साथ भी कटाई कर सकते हैं अगर वो उस तरह की प्रजाति है, या उसमें जो है एक दो बार जो है फलियों की तुड़ाई जो है कर सकते हैं। और ये फलियों की तुड़ाई के लिए तो यह है कि सब्जी के लिए तो कई बार तुड़ाई करनी पड़ेगी हमको, 3-4 बार तुड़ाई करनी पड़ेगी अगर सब्जी के लिए ले रहे हैं तो। जी, डॉक्टर प्रवीण कुमार जैन जी का रुख करते हैं। डॉक्टर प्रवीण जी, जैसे हम तकनीक की बात कर रहे थे, तकनीक के साथ साथ सब कुछ ऑनलाइन होता जा रहा है। आपको कुछ भी मंगाना है तो आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं, शिक्षा भी ऑनलाइन उपलब्ध है। अगर कृषि क्षेत्र में हम बात करें, क्या ऑनलाइन शिक्षा की क्या व्यवस्थाएं हैं? डिस्टेंस एजुकेशन कोई करना चाहे, घर बैठे मैं शिक्षा प्राप्त करना चाहता हूँ, डिप्लोमा करना चाहता हूँ, ट्रेनिंग करना चाहता हूँ, तो क्या ये भी संभव है? ये पूरी संभावना है और ये अवेलेबल है हमारे देश में। और खासकर इग्नू जो वहाँ पर कृषि विद्यापीठ है, वहाँ पर बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, जो पाठ्यक्रम है जो दूरस्थ शिक्षा और ऑनलाइन एजुकेशन के थ्रू कृषि शिक्षा प्रदान करते हैं। और कृषि ये दूरस्थ शिक्षा और ऑनलाइन एजुकेशन की क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि हमारे किसान भाई हमेशा काम करते रहते हैं और एज सच किसानों की शिक्षा की और ग्रामीण युवाओं की शिक्षा की मतलब उनको या तो संस्थाओं में जाना पड़ेगा, पूरे 7 दिन उन्होंने 5 दिन वहाँ रहकर उनको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन डिस्टेंस एजुकेशन ऐसी शिक्षा पद्धति है जिसमें अपने को खुद को काम करते हुए काम अपनी खेती किसानी करते हुए आप सीख सकते हैं। और अगर आप कहीं पर जॉब कर रहे हैं तो फिर भी अगर कृषि शिक्षा लेना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसी उद्देश्य से दूरस्थ शिक्षा और ऑनलाइन एजुकेशन की जरूरत पड़ी है। और इसमें क्या करते हैं बेसिकली आप जैसे ऑनलाइन एडमिशन का तरीका ऑनलाइन है, ऑनलाइन में फॉर्म भरना पड़ता है, हमारी इग्नू की वेबसाइट पर जाकर आपका एडमिशन हो जाता है। जो फीस वगैरह सब ऑनलाइन मोड में पेमेंट होती है, आपको आने की ज़रूरत नहीं है। उसमें क्या होता है जैसे रजिस्ट्रेशन होता है तो हम आपको जो उसका स्टडी मटेरियल है उससे रिलेटेड वो आपके घर पे पहुंचा देते हैं। साथ में हम एक स्टडी सेंटर अध्ययन केंद्र आपको साथ में देते हैं। अध्ययन केंद्र पर जाकर आपको जो प्रैक्टिकल करना है, प्रैक्टिकल एजुकेशन वहाँ पर अध्ययन केंद्र में जो आपके एरिया के आसपास होगी तो वहाँ पर जाकर, और सप्ताह में 2 दिन आपको प्रैक्टिकल होते हैं उसमें, तो सैटरडे संडे, या फिर कई बार अध्ययन केंद्र स्टूडेंट से बात करके, विद्यार्थियों से बात करके दूसरे दिन भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको प्रैक्टिकल एजुकेशन और थ्योरी एजुकेशन वहाँ पर होती है। तो बहुत सारे प्रोग्राम्स हम ऑनलाइन एजुकेशन में भी स्टार्ट कर दिए, क्योंकि ऑनलाइन का आज का बहुत ही सुगम पद्धति हो गई है। मोबाइल में आप बैठ के अपनी एजुकेशन कर सकते हैं। तो कई सारे प्रोग्राम्स हमने एग्रीकल्चर पॉलिसी, कृषि नीति को हम ऑनलाइन प्रोग्राम के थ्रू करते हैं। उसमें आपको कुछ करना नहीं है, एडमिशन करना, ऑडियो हमारे वीडियो प्रोग्राम्स आपके पास चलते हैं, पढ़ने का मटेरियल आपके कंप्यूटर पर, मोबाइल पर आ जाता है, एग्ज़ाम भी ऑनलाइन आप कर सकते हो। तो वो सारे तरीके भी हमारे पास अवेलेबल है। जी, डॉक्टर तोमर जी, एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो हम लोबिया की खेती से जुड़ा हुआ होता है कि इसमें रोग और कीट लगने की क्या संभावना होती है? कितनी % चांसेस होते हैं कि इसमें रोग कीट लग सकते हैं और उनका समाधान क्या है? हाँ, रोग की अगर बात करें तो रोग इसमें मोइजक है जो काफ़ी परेशान करता है। वो सफ़ेद मक्खी होती है, वो उसको फैलने में और सहायक है। तो उसका, इसके अलावा इसमें डाउनी मिल्ड्यू लगता है, पाउडरी मिल्ड्यू लगता है और रूट रोट भी लगता है। ये सारे रोग इसमें जो है लगते हैं। तो जो मोइजक वाली मैं बात कर रहा था, जो कि उसमें अगर वो उसका ज़्यादा प्रकोप हो गया तो पूरी चौपट हो जाती है फसल। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि शुरुआत की अवस्था में अगर है तो आप उन पौधों को निकाल कर अलग जला दें या दबा दें। लेकिन अगर मक्खी भी उसमें दिखाई दे रही है तो मक्खी उसको फैलाने में पूरी तरह से जो है सहायक है। फिर आपको मक्खी का जो है वो करना पड़ेगा नियंत्रण। मक्खी के लिए कोई भी आप इंसेक्टिसाइड ले लें, जिसमें डाईमेथियोएट है या कार्बोरिल है या क्यूनालफोस है, कोई सा भी इंसेक्टिसाइड ले लें। तो उसका अगर आप मतलब उसका नियंत्रण कर लेंगे तो फिर वो जो है फिर मतलब फैलेगा नहीं वो जो मोइजक है। जी, तो आपके लोबिया की फसल में अगर कोई रोग लगने की आपको संकेत दिख रहे हैं तो इस प्रकार के समाधान करके आप अपनी लोबिया की फसल को सुरक्षित कर अच्छा खासा उत्पादन
ले सकते हैं। डॉक्टर प्रवीण कुमार जैन जी, डॉक्टर जयवीर तोमर जी, आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दोनों विषयों से जुड़ी हुई हमारे दर्शकों तक पहुंचाई और उम्मीद करेंगे कि दर्शक इन सभी जानकारियों का लाभ लेकर अपने खेती किसानी में और अपने जीवन में बदलाव लेकर आएंगे। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये था कार्यक्रम आज का हेलो किसान, और इस कार्यक्रम में दोनों महत्वपूर्ण विषयों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचाई गई, आपकी समस्याओं का समाधान किया गया। हमारे इस कार्यक्रम में अगले कौन से विषय होंगे जिसको लेकर हम हाजिर होंगे, नजर डाल लेते हैं अगले विषयों पर, और अपने विषय जो भी होंगे उस विषय से जुड़कर अपने सवाल भी पूछ पाएंगे। नजर डालते हैं ग्रीष्मकालीन फसलों में उर्वरकों का प्रयोग कितना महत्वपूर्ण है, किस प्रकार से करना चाहिए, साथ ही साथ मोटे अनाज का खाद्य प्रसंस्करण कर कैसे आप मोटी कमाई कर सकते हैं, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। इन दोनों विषय से जुड़े आपके कोई भी सवाल हैं या इस कार्यक्रम से जुड़े आपके कोई भी सवाल हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। आप हमारी ईमेल आईडी नोट कर लीजिए, hellokisan2015@gmail.com, ये हमारी ईमेल आईडी है। इसके अलावा हमारे कार्यक्रम से जुड़े आपको कोई जानकारी चाहिए या कोई सुझाव आप हमें देना चाहते हैं, कोई आपका संदेश आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप किसान कॉल सेंटर पर फोन कर सकते हैं 1800-113060, सोमवार से शनिवार सुबह 6 से रात के 10 बजे तक आपकी सेवा में यह हेल्पलाइन नंबर खुला रहता है। इसके साथ ही इस कार्यक्रम की कोई जानकारी आपको दोबारा देखनी है, कोई जानकारी आपसे छूट गई है या आप चाहते हैं कि इन दोनों विषयों की जानकारी अन्य किसानों तक भी पहुंचे तो आप डीडी किसान के यूट्यूब चैनल का इस्तेमाल कर सकते हैं। टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कीजिए, सीधा आप पहुंच जाएंगे डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर। वहां पर भी हेलो किसान के इस कार्यक्रम को आप कहीं पर भी कितने लोगों के साथ बैठकर दोबारा से भी आप देख सकते हैं। और उम्मीद करते हैं इन सभी जानकारियों से हमारे किसान भाइयों को लाभ हो रहा होगा। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, लेकिन फिर मुलाकात होगी अगले सप्ताह इसी आज ही के दिन इसी समय डीडी किसान पर। आप बने रहें और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। हम लेकर के आए